सभी को नमस्कार। फिर से हमारे YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म BCR एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली एक है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रश्नावली एक का जो बेसिक पार्ट है वो ये वीडियो रहने वाला है। इसके बाद में आपके जो जितने भी सारे उदाहरण है वो एक में कर देंगे, फिर 1.1 कर देंगे उसमें, और फिर 1.2, यानी कि 4 से 5 वीडियो के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। और 4 से लगभग पीछे देखें तो 4 नंबर का इसमें सवाल आता था, एक एब्सिड वस्तुनिष्ठ और एक 3 नंबर का सिद्ध करने वाला। तो 1 नंबर के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रश्नावली में 1 नंबर के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो देखिए कैसे, क्योंकि इसका जो कुछ एक बेसिक पार्ट है जो कि यानी कि हम पहली कक्षा से लेकर 9th क्लास का जितना पढ़ा है उनमें से जो बेसिक है वो मिलाकर सारा का सारा एज कैप पर इकट्ठा किया हुआ है, तो उसको पढ़ेंगे। तो देखो इसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो देखो वास्तविक संख्या होती क्या है, पहले तो इसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। और इसका नाम जैसे मान लिया कि रियल नंबर है, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, यानी कि संख्या कितनी प्रकार की होती है ये पहले हमें पता होना चाहिए। तो संख्या के लिए बात करते हैं। पहले देखो, पहले सबसे पहले अगर छोटी सी छोटी बात करेंगे ना, तो पहले होते हैं अंक। शुरुआती क्या होते हैं, अंक होते हैं। कौन कौन सी होती है, 0 से लेके 9 तक। तो टोटल है वो कितने अंक हो गए, टोटल है वो 10 हो गए। टोटल है वो कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल है वो 10 हो गए। क्या वास्तविक संख्या है, अंक है, वो टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है। फिर इसके बाद में आती है हमारे पास पूर्ण संख्या। क्या आती है, पूर्ण संख्या। अब एक चीज ये भी है, छोटी सी ट्रिक है, मामूली सी छोटा सा फर्क है बस। एक पूर्ण होती है और एक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्यों बेटा, पूर्ण संख्या वह संख्या है जबकि 0 से शुरुआत हुआ है। पूर्ण संख्या खत्म शुरुआत हुआ है, 0 से शुरुआत हुआ है। और प्राकृत संख्या है वो कहाँ से शुरुआत होती है, वो 1 से शुरुआत होती है। प्राकृत जैसे प्रकृति में कोई चीज नेचुरल है, जैसे इसको हम बोलते हैं नेचर बोलते हैं। तो वो मान लीजिए कि वास्तविक संख्या, जैसे आपके पास कुछ एक पेन कह दिया कि आपके पास पेन है, तो आपके पास कम से कम पेन एक होना चाहिए, वरना नहीं है तो फिर पेन का नाम ही नहीं आएगा। अगर नाम आएगा तो कम से कम कितना होगा, एक तो होना चाहिए। तो वैसे ही मान लीजिए पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या तो वह वो वहाँ से शुरुआत होती है 0 1 2 3 4 5 आगे साथ साथ जाओ अनंत तक। और प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5 आगे साथ जाओ। अब आप एक चीज याद ध्यान रखिए, हमारे पास है जैसे मान के चलिए लगभग मेरे हिसाब से पहली प्रश्नावली में, 5वीं प्रश्नावली में और 14वीं प्रश्नावली में, इन 3 प्रश्नावलियों में हमारे ये काम आने वाला है। तो आप यहीं पर भी पढ़ लीजिए, फिर 5वीं और 14वीं में करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको यहीं पे अच्छी तरीके से बड़े तरीके से समझ लेंगे, तो फिर 5वीं और 14वीं प्रश्नावली में ये चीज हमारे पास काम आएगी, तब हमारे पास याद आ जाएगी। ठीक है। तो ये 3 प्रश्नावली में लगती है, तो हम इसको सारा का सारा एज का पढ़ लेते हैं, तो इसी प्रश्नावली में पढ़ लेंगे सारा सारा। ठीक है। पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरुआत होती है। पूर्ण यानी पूरी, पूरी संख्या खत्म हुआ, शुरुआत है 0 से लेके अनंत तक है। और प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरुआत होती है। फिर इसके बाद में इनको लिख देते हैं छोटा सा, परिमेय संख्या। सीधा परिमेय संख्या पढ़ लीजिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है वो लिख देते हैं, सीधा सा लिख देते हैं कि P बटा Q, P बटा Q के रूप वाली संख्या। P बटा Q की रूप वाली संख्या तो कौन कौन सी है, तो वो है 3/5 ले लो, 7/9 ले लो, एक 0.5 ले लो। अब आप कहेंगे कि 0.5 तो बटा में है नहीं, बटा में है, बिल्कुल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे समझने के लिए कि 5 पॉइंट हटा दो, बटा में 10 लगा दिया, या फिर हमें 5/10 या फिर 1/2, 5/10, 5 की पहाड़ी से काट दिया, 1/2 आ गया। ठीक है। और इसी प्रकार से 22/7, ये इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए लिखा है मैंने, ये थोड़ा सा इसके बाद में बताऊंगा। परिमेय संख्या हो गया हमारे पास। अब क्या बचा है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय
संख्या अपरिमेय संख्या की है अपरिमेय संख्या वह संख्या है जगह के अंदर आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकता p बटा q के रूप में। अब एक चीज थोड़ा सा बताना भूल गया, p बटा q रूप की है। p बटा q रूप मतलब वह संख्या जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। अब बटा के नीचे किया नीचे कोई मान नहीं डेढ़ है तो बटा के नीचे एक तो लिख सकता है, बटा के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए बस और कोई होती बटा के नीचे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि बटा के नीचे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और एक को लेके कोई भी है बटा के नीचे, अब जैसे मान लीजिए 5 ले गया, 5 बटा में कुछ नहीं है लेकिन बटा के नीचे 1 लगा सकते हैं तो 5 बटा 1 बन सकता है, तो मतलब p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। और ये क्या है, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिखने वाली संख्या। तो ए कौन सी हुआ ए भी एकदम सॉरी हुआ इन तो आपन काम ही पड़सी ए थार याद ही रहसी आ तो याद ही कोन लराब नहीं जुड़ती कोनी √2 √3 √5 और पाई। अब चीज देखो अटैच से मतलब बहुत बार प्रश्न पूछी क्यों कि पाई है, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7 3.14, लेकिन पाई है वो अपरिमेय संख्या और 22/7 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ये नोट लगा के यहाँ पे लिख लेना, नोट पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इतनी सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ऐसा सादा मैंने पूछ लिया वैसे तो सही कि √3 एक संख्या है, तो √3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इन दोनों में आपकी कंफ्यूज भी होएगा कि अपरिमेय संख्या है वो जैसे मतलब पाई है वो अपरिमेय संख्या और 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो चीज थी छोटी छोटी। और वास्तविक संख्या है जिसमें धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, ये चीज तो आप जानते होंगे, धन पूर्णांक अब आ चीज बताने की थोड़ी जरूरत है, +1 है, 5 है, 7 है, 9/4 है, ये तो धन पूर्णांक है। और एक होता है ऋण पूर्णांक, ऋण मानी माइनस का, ऋण पूर्णांक यानी जिसमें माइनस की संख्या आती हो, माइनस की संख्या माइनस का 2 है, कोई भी संख्या ले लो माइनस की संख्या आनी चाहिए, माइनस का 5 है, माइनस का 11 है, माइनस का 3/5 है, वो संख्या क्या आती है, सारी की सारी ऋण संख्या यानी कि माइनस की संख्या आती है। तो अब आप एक छोटा सा कष्ट करेंगे, अपनी जो नोटबुक मैंने आपको बताया था डालने के लिए उसमें आप ये इतना लिखेंगे, फिर इसके बाद में और लिखेंगे, यानी कि लगभग 2-1 पेज काम होगा इस आज का, और एकदम बढ़िया तरीके से रट के छोड़ देना, आगे 2-3 प्रश्नों काम आएगा। इससे बेसिक मतलब बेसिक तैयार होता है इससे, तो इसको उतारने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो रोककर आप कैसी भी उतार लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। अब आ जाओ थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं इसका। ये चीजें तो नॉर्मल सी थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अब और बड़ी आएगी। संख्या के अंदर ही है, संख्या के अंदर क्या आता है, एक तो आता है सम संख्या। अब थे 10वीं क्लास में हो रहे हो, हमें नहीं परिभाषा लिखने की कोई जरूरत को नहीं है, सीधा रट्टा मारो, सीधा याद करो। और ऐ चीज तो धन आनी ही चाहिए, आनी ही नहीं आनी ही चाहिए, छोटे से लेवल में, मतलब टावर कमजोर है पिन भी आनी चाहिए। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, चार ले। पहली देखो सम संख्या, वे संख्या, परिभाषा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, वीडियो के पीछे वापस लेके लिख लेना। सम संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो। वे संख्या कौन सी आती है कि वे संख्या सम संख्या आती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आगे चलती जाएगी।
विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, 1 3 5, यानी कि एक छोड़ छोड़ के, और 7 9 11 ऐसे आगे चलती जाएगी। भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या थोड़ी सी समझने वाली चीज है। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें मतलब स्वयं का भाग जाते हुए भी किसी और संख्या का भी भाग जाता हो, मतलब स्वयं खुद को तो भाग जावा ही जावा है। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में 5 का भाग जाता है, लेकिन किसी और एक को छोड़ दीजिए, एक को कोई मैटर नहीं है, 5 में 5 का भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, तो वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो वे संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता हो, तो छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। 4 में 4 जाएगा, लेकिन 2 का भी भाग जाएगा। तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ये चार जाएगी। वह संख्या छाटनी है जिसकी मैं खुद के अलावा किसी और संख्या को भी भाग जावे। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वह 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। एक ने याद कौन रखना, इनमें एक सिर्फ सम विषम में ही आओगे, इनमें काम में कौन नहीं आओगे। तो 2 है, और फिर 3 है, 5 है, 6 कोनी 7 है, फिर 9 8 9 10 11 आ गयो, फिर 13 आ गयो, फिर 17 आ गयो, आगे 7 जाओ। अब आज चीज में अपन लिख दें, एक छोटा सा नोट लगा के लिख कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब इसके बाद में हमारे पास सीधा चलते हैं, 2 सूत्र रह गए। शून्य, एक तो हमारे पास शून्य पर समाप्त होने की शर्त है, वो याद रखनी है। एक सूत्र और है, वो याद रखना है। और एक दशमलव के साथ शांत है, और शांत और अशांत का है, पूछ सकता है, लेकिन इसका मैटर हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इसकी बुक में नहीं है। जब इसकी रिवीजन करेंगे हम, सुपरफास्ट जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, उनमें हम ये पढ़ेंगे। तो अभी तो हमारे पास क्या है, एक चीज यहाँ पे लगती है, शून्य पर समाप्त होने की शर्त। शून्य पर समाप्त होने की शर्त। अगर किसी संख्या का हम जैसे मान के चलिए, हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है 4n का। जांच के लिए बताओ कि ये 4n, जैसे 4n है, वो शून्य पर समाप्त होगा नहीं होगा। मतलब n की जगह मैं 1 2 3 4 कुछ भी नेचुरल नंबर रखूंगा, नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या लिखूंगा, जैसे 1 से लेके अन्य तो कुछ भी संख्या लिख सकता हूँ। क्या ये इसका जो उत्तर आएगा वो शून्य पर आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि जैसे 4 की पावर 2 कर दी, 4 की स्क्वायर कितनी है, 16 है, तो 16 तो 0 को नहीं आ रही। तो पिंगे लिए अपन क्या शर्त होनी चाहिए, जो गुणनखंड है संख्या, वो गुणनखंड है वो क्या होना चाहिए, 2 × 5 के रूप में होना चाहिए। तो लिखिए संख्या का गुणनखंड रूप 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कोई और गुणनखंड भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और गुणनखंड भी हो सकता है, और गुणनखंड भी हो सकता है। राइटिंग थोड़ी सी सुनी को नहीं आया, कोई थे एडजस्ट कर ले हो, इतना तो शाना हो ही थे, आएगी डाली दिख दे, बढ़िया चीज़ है। फिर एक सूत्र है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे क्या है, a × b बराबर में LCM × HCF। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसको क्या बोलते हैं, पहली संख्या टाबरो, और बिंगा गुणा का मायने दूसरी संख्या बराबर में LCM × HCF। आ टाबरो
इतना बता रहा हूँ। फिर आ जाओ सीधा एलसीएम और एचसीएफ पर, और खटे चुकी है प्रश्न आ भाई सीधो सो है, छोटी सी चीज है, मामूली सी, घनी बड़ी को नहीं है। फिर 1.1 तक आप पूरा हो जाओ, फिर आवड़ो 1.1 तक पूरा हो जाओ, उतार लिया। इतो टाइम ना लगाओ, जल्दी में जल्दी करियो, ठीक है। चीज़ा है, अगर एक बार ओजो रिवीजन कर लेगा, एक बार इन हाथों हाथ दोबारा एक बार ओजो देख लेगा तो और ही बड़ो चीज़ हो जाओ, बहुत बड़ो बेनिफिट होगा उससे। चलो आ जाओ, पहली तो है सीधो सो लेस एम एस, छोटो सो करवा दी, मैं बता दी मैंने। अभाज्य गुणनखंड निकालना, एक नाम आता है छोटा सा, कईयों की बहुत दिक्कत आती है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। अभाज्य गुणनखंड आप बहुत सारा सा चीज है, छठी कक्षा का मायने लगा है, बाकी टाइम अगर थे नया पढ़ी है तो थारी नुकसान है, लेकिन वह पढ़नी चाहिए, काम की चीजें नहीं, अब पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मान के चलिए 120 है, 120 का निकालना है मुझे, तो 120 का निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 120 का निकालने के लिए आपको इसमें 2 का भाग लेना होगा, 60 कर दिया, फिर 2 का ओजों भाग दे दो, और 30 से फिर 2 को ओजों दे दो 15। अब कहते थे अब तो जावे ही कोई, तो 3 को दे दो, तो 3 को तो जान लाग रही है, फिर 5 को जान लाग रही है, तो अटके लिख देना अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में कितना है, अभाज्य गुणनखंड में 3 तो दुआ है, 1 तीयो है, 1 5 है। अब 1% बने, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यो मैटर करे कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न कटा होगा कि 120 का गुणनखंड बताओ, निम्न में से गुणनखंड होगा तो और भी 1.5 मिनट का, और भी 1.5 मिनट का, या फिर 500 तीयो पहले देके दो बाद में देख सके, तो इन थोड़ा कंफ्यूज ना आए। फिर यहाँ पे लिखेंगे घातों का योगफल, घातों का योग, तो घात कितनी है, 3 है प्लस 1 है प्लस 1 है, तो कितनी होगी 5 होगी। घात किसी है, अरे घात है दुआ गाँव पर तीयो कौन लगाए दोगे, 5 गाँव पर एको कौन लगाए दोगे, 5 गाँव पर एको कौन लगाए दोगे, एक ही एक घात है। और जटक की घात ने बटे कितनी हुए, 1 हुए कम कम, 3 है 1 है 1 है, लिख दिया 3 1 1, कितना हो गया 5 हो गया राइट। फिर घातों का गुणनफल, हाँ वो भी बता देना, घातों का गुणनफल, घातों का गुणनफल की है 3 गुणा 1 गुणा 1, तो 3 ने 1 गुणा करो 3, 3 ने 1 गुणा करो 3, तो घातों का गुणनफल कितना आ गया 3 आ गया। ये चीज है, ये स्टार लगा लो यहाँ पे, इनमें से प्रश्न पूछा गया है, इनमें से प्रश्न पूछा गया है। अब मैंने वो तो की कौन ला गया इशू किताब में, जो को थाने नहीं आओ को 1.1 के अंदर और 1.2 के अंदर तो सिद्ध करना रहे, वो एक सवाल करवा दिया, फिर टाइप में बाद सारा करवा दूंगा। तो देखो दोबारा कोई भी संख्या देंगे, गुणनखंड पूछा को गुणनखंड बता देगा, ई टाइप में गुणनखंड बता देगा, ठीक है, गुणनखंड निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड नाम लिख देना, अभाज्य गुणनखंड रहे अंग रूप है वो इश्यू भी बना सका, तो परीक्षा का मैंने इश्यू पूछ के अभाज्य इश्यू पूछा को, या फिर घातांक योग या फिर घातांक गुणनफल, 3 चीजें हैं, 3 चीजों पर ध्यान रखना है। अब अगले वीडियो के अंदर पढ़ागा, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबो भी बन गयो, तो आप ज्यादा बड़ो भी कौन करना, बड़ो बना के अपन की करना है, की कौन करना, तो एक तो आपने रह गयो एलसीएम, एक एचसीएफ, तो थाने वो एक HW के रूप में दे जहाँ तैयार करोगा, एलसीएम और एचसीएफ है वो घर से तैयार करके सीखना था, और बहुत बड़े तरीकों से सीखना है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ सीख के 1.1 है वो आसान बन जाएगी, फिर 1.2 है वह भी जल्दी से बता देना, ठीक है। मिला अगले वीडियो के अंदर, धन्यवाद, जुड़े रहो चैनल के साथ में, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ आज ये वीडियो के अंदर सारा जितना भी देख लिया कमेंट जरूर करियो, और देखना यहाँ भी तो पता चलेगा लास्ट क्लास से कंटेंट देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, धन्यवाद।